हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है और भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, भारत के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया दी गई है, इस टॉपिक में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में दी गई है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के एग्जाम में भी आता है कि भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। भारत के संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है। संशोधन की पहल संसद कर सकती है। राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से किया जा सकता है या भारत के संविधान में संशोधन की कौन कौन सी व कितनी प्रक्रियाएं दी गई है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो भारत के संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। कितनी प्रक्रिया? कुल 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 168 में दी गई है। लेकिन मैं एक खास बात आपको यहाँ बता दूं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हमें ये पता होता है कि भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं और हमें ये भी पता होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। लेकिन संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रक्रियाएं जो दी गई हैं वो तीनों अनुच्छेद 368 में नहीं है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की केवल 2 प्रक्रियाएं हैं। तीसरी प्रक्रिया जो है या एक प्रक्रिया जो है तीसरी, वो 368 में नहीं है, उसके बाहर है। अब वो 368 में नहीं है, उसके बाहर कहाँ पर है? तो जहाँ जहाँ भी संविधान में संशोधन उस प्रक्रिया से होता है या तीसरी प्रक्रिया से होता है वो वहाँ वहाँ उसका वर्णन किया गया है, किसी एक अनुच्छेद में उसका वर्णन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन की जो 3 प्रक्रियाएं हैं उनमें से पहले हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 368 में कौन कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी 2 प्रक्रियाएं हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की जो 2 प्रक्रियाएं हैं उनमें पहली है संविधान वो उस उनमें पहली है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और दूसरी प्रक्रिया है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन के बाद आधे राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। ये 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और दूसरी प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत से संशोधन के बाद आधे राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। इसमें क्या है दोनों में? हम पहली प्रक्रिया लेते हैं। हम पहले संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। ये क्या है मित्रों? संविधान में अधिकांश प्रावधानों में संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं, अर्थात संसद के विशेष बहुमत से। संविधान के जिन प्रावधानों में संशोधन संसद के विशेष बहुमत से किया जाता है उसका मतलब यह है कि उन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए यदि संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो वो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होगा। जब संसद के दोनों सदन उसे विशेष बहुमत से पारित कर देंगे तब वो संशोधन राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर जिस दिन हस्ताक्षर करेगा उसी दिन से संविधान में संशोधन माना जाएगा।
अर्थात संविधान में संशोधन की जो पहली प्रक्रिया है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, उसका मतलब ये है कि संविधान के जिन प्रावधानों में संशोधन इस प्रक्रिया से होता है, उसमें संशोधन करने के लिए यदि संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया जाता है, तो संसद के दोनों सदन उसे विशेष बहुमत से पारित करेंगे अलग अलग। पहले प्रथम सदन या एक सदन करेगा, फिर विधेयक दूसरे सदन में जाएगा तो फिर दूसरा सदन करेगा। दोनों सदन पारित कर देंगे विशेष बहुमत से, तब वो संशोधन राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब वो कानून बनेगा। दूसरी प्रक्रिया है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन के बाद आधे राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान के जिन जिन प्रावधानों में संशोधन होता है, संविधान के जिन जिन प्रावधानों में संशोधन होता है वो इस प्रकार से होता है कि उनमें संशोधन करने के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है वह पहले संसद में प्रस्तुत होता है। संसद के दोनों सदन अलग अलग उसे विशेष बहुमत से पारित करते हैं। उसके पश्चात वो संविधान संशोधन बिल या विधेयक सभी राज्यों के पास भेजा जाता है। सभी राज्यों के पास भेजा जाता है। अगर सभी में से आधे राज्य या आधे राज्यों का विधानमंडल उसे विशेष बहुमत से पारित करके भेज देता है, अर्थात उसका अनुमोदन करके भेज देता है विशेष बहुमत से, तभी संशोधन पारित माना जाता है। इस दूसरी प्रक्रिया में ऐसे प्रावधान आते हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित करते हैं। केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे संशोधन विधेयक को संसद से पारित करने के बाद राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई संशोधन होता है तो इसी विधि से होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सदस्य होते हैं, वहीं राज्य विधानमंडलों के सदस्य होते हैं। अतः यह केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित करता है। नंबर 2, केंद्र एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। केंद्र एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केंद्र व राज्य दोनों को प्रभावित करता है। अतः इस प्रावधान में संशोधन किया जाएगा तो उस पर भी आधे राज्यों का अनुमोदन लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय या इनका क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है उनमें यदि संशोधन किया जाएगा तो वो भी संसद से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों का अनुमोदन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 368, स्वयं अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, वो भी इसके अंतर्गत आता है, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थात अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में यदि कोई संशोधन होता है तो उस पर भी संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों का अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। संविधान की चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यों के बीच राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जो सूची दी गई है कि राज्यसभा में किन किन राज्यों को कितनी कितनी सीटें प्राप्त होंगी, और एक 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। चौथी व 7वीं अनुसूची में भी यदि कोई संशोधन होता है तो वो भी संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों के अनुमोदन के लिए जाता है। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रावधान आपको बताए कि ये ऐसे प्रावधान जो केंद्र राज्य दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, उनमें संशोधन करने के लिए जो संशोधन विधेयक आता है वो इस विधि से पारित होता है। तो ये दोनों विधियां या दोनों प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 में है। एक और प्रक्रिया है तीसरी जो अनुच्छेद 368 के बाहर है, और वो तीसरी प्रक्रिया है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। अर्थात साधारण बहुमत से संशोधन का मतलब है सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 मत। विशेष बहुमत का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं, पहले शायद नहीं समझाया शुरू में। विशेष बहुमत का मतलब 2 होता है।
विशेष बहुमत का जो मतलब होता है वो जनरली विद्यार्थी 2/3 बहुमत से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेष बहुमत के दो अर्थ होते हैं। एक तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% मत या बहुमत विशेष बहुमत होता है, अथवा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत या मत विशेष बहुमत होता है। जबकि साधारण बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% प्लस एक मत साधारण बहुमत कहलाता है। तो संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, ये तीसरी प्रक्रिया है, अर्थात कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि संसद अपने साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है, पुराने राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 3 ये प्रावधान करता है कि अगर नए राज्यों का गठन करने के लिए या पुराने राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया जाता है तो संसद उसे साधारण बहुमत से ही पारित कर देगी, अर्थात उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 50% प्लस एक मत से पारित कर देगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन का प्रावधान किया गया है। अर्थात अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या उसका उत्साधन करना हो या उसको समाप्त करना हो तो इसके लिए भी संसद संविधान में संशोधन करेगी और वो भी संविधान में संशोधन विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा। 5वीं 6ठी अनुसूची में कोई संशोधन होता है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए कोई संशोधन होता है तो संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। ये प्रावधान संविधान में किए गए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर कोई भी नया कानून बनता है या संविधान में संशोधन लाया जाता है, करने के लिए विधेयक लाया जाता है तो उसको विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं, बिल कहते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन अधिनियम, विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है? विधेयक किसे कहते हैं, अधिनियम किसे कहते हैं? तो कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कानून का जो प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है, तैयार करके संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं, उसे बिल कहते हैं। जब संसद उस विधेयक को पारित कर देती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तब वो विधेयक या बिल ही अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो जो प्रस्तुत होता है कानून का प्रारूप या मसौदा उसको विधेयक कहते हैं और जब वो पारित होकर कानून बन जाता है तो उसको अधिनियम कहते हैं। हम विधेयकों की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ विधेयक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल विधेयकों को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है विधेयकों को, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी और गैर सरकारी। सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा, सरकार के किसी मंत्री के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा या सरकार के द्वारा अगर कोई बिल या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो सरकारी होता है। जबकि सरकार के मंत्री या सरकार के अलावा या मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के अलावा अगर कोई संसद सदस्य इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से कोई बिल लेकर आता है, कोई विधेयक लेकर आता है तो गैर सरकारी होता है। यह कोई भी सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक के दो अन्य प्रकार होते हैं, एक तो साधारण विधेयक, एक धन विधेयक। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक। धन विधेयक। अब हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें। पहले साधारण विधेयक समझ लीजिए। साधारण विधेयक वो विधेयक होता है जिनमें धन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं होते, और धन विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें धन से संबंधित प्रावधान होते हैं। कोई भी कर लगाने के प्रावधान, कर हटाने के प्रावधान, कर घटाने, कर बढ़ाने, करों से संबंधित नियम बनाने,
सरकार के द्वारा कोई भी धन उधार लेने, उधार देने, सरकार के द्वारा अपने लोक खातों में कोई धन डालने या धन निकालने के जो प्रावधान होते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक कहलाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक साधारण विधेयक भी हो सकता है और संविधान संशोधन विधेयक धन विधेयक भी हो सकता है। और धन विधेयक में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक भी होते हैं। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक भी धन विधेयक होते हैं। हालांकि वित्त विधेयक को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, कुछ वित्त विधेयक साधारण विधेयक भी होते हैं। जिसमें धन के प्रावधान है वो धन विधेयक, और जिसमें साधारण कानून के प्रावधान है वो साधारण विधेयक होते हैं। तो इस तरह से ये विधेयक होते हैं, और विधेयक या बिल को ही संसद में प्रस्तुत करके पारित करवाया जाता है और वही कानून बनता है, वही अधिनियम बनता है। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। इससे आगे अगले वीडियो में इसी से जुड़ा हुआ मैं एक टॉपिक लूँगा, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ, कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संसद ने जो संशोधन किए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हम पढ़ेंगे। अब तक भारत के संविधान में लगभग 103-4 संशोधन हो चुके हैं। 103, 104, लगभग 103 संशोधन मुख्य रूप से हो चुके हैं, मान के चले हम। तो संविधान में जो संशोधन किए गए उनमें से प्रमुख जो संशोधन हैं उनको आगे की वीडियो में लेंगे।